एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है, उसके यूनिट फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके का वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है उसका। जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है फेडरल लॉज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से फेडरल है और फेडरल का मतलब क्या होता है। जो टर्म है फेडरेशन, उसे ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड फेडस से, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि जो आपके यूनिट्स हैं अलग अलग एक कंट्री के अंदर, वो सारे जुड़े हुए हैं एक ट्रीटी के साथ, मतलब वो एक साथ बंधे हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यूएस की, तो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं सारे, वो एक फेडरेशन के अंदर है, मतलब वो सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। अगर इंडिया का देखा जाए कॉन्टेक्स्ट, तो हमारे जो स्टेट्स हैं वो हैं तो अलग अलग यूनिट्स, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। वो एक सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं। तो वो जो सारी यूनिट्स जब जुड़ के एक देश बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? फेडरेशन। तो उन फेडरेशंस के नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम यूएस में उनको स्टेट्स बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड में उनको कैंटॉन्स बोलते हैं, कनाडा में प्रोविंसेस बोलते हैं, रशिया में रिपब्लिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। और जो फेडरल गवर्नमेंट है इज़ द वन जो कि पावर को डिवाइड करती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच। तो इस तरीके से जो उनका जुरिडिक्शन का एरिया रहता है वो अलग अलग रहता है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट को रूल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए रेगुलेशंस बनाएगी। तो ये आपको जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो पावर डिवीज़न है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है और किस तरीके से जो पूरी पावर है उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो हमने पूरा अरेंजमेंट पढ़ा एक फेडरलिज्म का, उसके फीचर्स देख लेते हैं। इसका सबसे पहला फीचर है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी कैसे रहता है कि जब आपका पावर डिवीज़न किया जाए, जैसे कि स्टेट लेवल पे अलग है, लोकल लेवल पे अलग है, सेंट्रल लेवल पे अलग है, तो आपका जो पॉलिटिकल पावर है उसको आपने डिवाइड कर दिया, उसे बोलते हैं ड्यूअल पॉलिटी। फिर उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो फेडरलिज्म होता है ना उसके अंदर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं वो सब पे, मतलब जो उसका एक आर्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो सब के ऊपर इक्वली लागू होगा। देन इज डिवीज़न ऑफ पावर, की जो पावर है उसको इक्वली डिवाइड किया गया है। वो कैसे रहता है? जब आपका एक एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर अलग रहता है, लेजिस्लेचर अलग रहता है, जुडिशरी अलग रहता है, मतलब सबको आपने एरियाज डिफाइन कर दिए कि भाई तेरा ये एरिया है, तुझे इसी के अंदर काम करना है, किसी और के जो एरिया है आपको उसके अंदर इंटरवीन नहीं करना। ये चीज़ देन इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ना तो कोई प्रधानमंत्री आके ये बात बोलेगा आपको कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन गया और आज से सारे मेरे रूल चलेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होती। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो एक बार लिख दिया गया है, एंड दैट इज़ द प्राइम रनिंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। वही आपकी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो पूरा कंट्री है आपका, उसको कौन गाइड करेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे सुप्रीम यहाँ पे कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। जो लास्ट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जो जुडिशरी होता है उसकी अपनी पावर्स रहती हैं। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उनके अलग पावर्स हैं। ना कोई सरकार उसमें दखल अंदाजी कर सकती है, ना कोई और। वो जो फैसला सुनाएंगे वो उनका एक अलग ही एक ब्रांच है उनका पावर का, दैट इज़ जुडिशरी। तो उसके हिसाब से वो फैसले देते हैं। आप उसको बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं बता सकते, क्योंकि उनका एक अलग ब्रांच है। जो उन्होंने बोला, जो उनके अंडर आया, वो उसको एग्जामिन करेंगे और फिर अपनी जो पूरा फैसला है वो देंगे कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो एक इंडिपेंडेंस रहता है जुडिशरी का। ना किसी सरकार के लिए वो, मतलब किसी सरकार से वो नहीं डरेंगे, ना किसी सरकार का उनके ऊपर रोल रहेगा कि आपकी सैलरी कट जाएगी अगर आपने ऐसा करा तो बहुत सारी उनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। और जो जजेस का इम्पीचमेंट भी होता है, आप उनको हटा भी नहीं सकते। एक स्पेशल उनका प्रोसीजर रहता है हटाने का, दैट इज़ इम्पीचमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक मैकेनिज्म बोल लो, एक प्रोसेस बोल लो, जिसको सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, ताकि सारे सिटीजन्स को आप क्या कर सके? इक्वलिटी प्रोवाइड कर सके। ना किसी पावर का मिसयूज़ हो, ना कोई अपने आप को ऊंचा समझे, ना कोई नीचा समझे, सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए लॉ के सामने, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। है सेपरेशन ऑफ पावर, की जो पावर है उसको इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनके अंदर, ताकि लोग अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर सकें और कोई उस चीज़ में इंटरफेरेंस ना करे। तो 3 तरीके से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। पहला है लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो कि अथॉरिटीज़ रहती हैं, जो लॉ बनाती है, तो लॉ मेकिंग बॉडी को बोलते हैं लेजिस्लेचर। देन इज एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया
और आपने अब उसको क्या करना है, एनफोर्स करना है, मतलब लोगों पे लागू करना है उस चीज़ को, तो वो कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव। देन इज जुडिशरी। अब तुमने लॉ बना दिया, उसको लागू कर दिया, लेकिन वो लॉ अच्छे से लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर उसका आप देख रहे हैं कि भाई उसको ना बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को कौन देखता है, जुडिशरी, जो कि ये जज वाला सिस्टम रहता है। तो फिर आपके कोर्ट्स में केसेस जाते हैं एंड ये जो सारी चीज़ें रहती हैं वो आती हैं जुडिशरी के अंदर। तो 3 तरीके से रहता है सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बात करते हैं सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि भाई देखो, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और आप हमारे ऊपर अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। मतलब कि आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तरीके से देखते हैं और आपके ऊपर किसी का भी रूल नहीं चलता, आपका खुद का एक फ्री विल रहता है और आप अपने जो अफेयर्स हैं, जो वो इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, मतलब इंटरनल रिलेशंस या फिर एक्सटर्नल रिलेशंस, वो खुद मैनेज करते हैं। तो 1949 में जो इंडिया है उसने अपना मेंबरशिप लिया था किसका, कॉमनवेल्थ नेशंस का, जो कि कौन से नेशंस होते हैं जिनको ब्रिटिश क्राउन ने कभी रूल किया था, तो वो सारे आके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। लेकिन उससे जो हमारी सॉवरेनिटी है उस पर किसी भी तरीके का हार्म नहीं हुआ। बेशक हम जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर आते हैं, लेकिन कोई ब्रिटिश क्राउन हमें आके ये नहीं कह सकता कि आपने ये रूल क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, वो वैलिड है नहीं वैलिड है, हम अपने मैटर्स को खुद देखेंगे। तो इसे बोलते हैं सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता। देन इज इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूएन नेशन इज ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूटेड लिमिटेशन ऑन हर सॉवरेनिटी, कि हमारा जो यूएनओ का है ना एक मेंबरशिप, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उससे भी हमारी सॉवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं आता। तो मतलब कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन के रहें, लेकिन जो हमारा सॉवरेन स्टेट है इंडिया, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। कोई भी आके हमें ये ना कहे कि आप ये करिए ये ना करिए। जैसे अब हम इसका देखते थे डोमिनेंस यूएसए का, वो क्या करता है, कुछ कंट्रीज़ को पकड़ता है छोटे छोटों को। अभी चाइना को ही देख लो, अब चाइना क्या कर रहा है, श्रीलंका को इसने उठाया, ऐसे छोटे छोटे नेशंस को उठाएगा, पाकिस्तान को भी इसने बैंक करप्ट करके रख दिया, तो उठा के उनका ही यूज़ करता है ऐसे। तो बाद में क्या करता है, उनका पूरा सॉवरेनिटी ही छीन लेता है, ना तो वो अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं, पूरा जो डिसीजन रहेगा उनको चाइना को देख के पूरा फॉर्म करना पड़ेगा। तो जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक नेशन के लिए। नेक्स्ट टर्म है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो सारे लोग हैं उनको इक्वल जो है राइट्स मिले, प्रॉपर्टी, मनी, ये सारी चीज़ों को इक्वली आप डिवाइड करिए पूरी सोसाइटी के बीच में, मतलब जो सारे लोग हैं उनके बीच में। इस टर्म को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 का, उसके अंदर ऐड किया गया था, मतलब हमारे जो प्रीएम्बल है उसके अंदर ऐड किया गया था इस टर्म को। एंड इन अदर वर्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो यही चीज़ मतलब पहले से भी दिखाता है कि भाई जो हमारा डेमोक्रेसी है वो एक सोशलिज्म तरीके का डेमोक्रेसी है। क्योंकि हम क्या एम करते हैं कि भी पॉवर्टी एंड हो, किसी का भी इग्नोरेंस, कोई भी इग्नोर ना किया जाए, सारे डिसीज़ जो हैं उनको क्योर करें, इनइक्वालिटी है जो अपॉर्चुनिटी के अंदर उसको हटाया जाए। तो सभी लोगों को हमने क्या कर रखा है, एक प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रखा है, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है, ताकि सभी लोग अपने आप को इक्वल देखें कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। तो जो इंडिया का सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म और गांधीज़म है जो उससे मिक्स होके बना है। और बेसिकली जो हमारा एक जनरल आइडिया है सोशलिज्म का वो गांधी सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये था हमारा स्पेसिफिक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि सोशलिज्म क्या होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे अडॉप्ट किया गया है। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों की हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के केस में। और इसके 4 डिवाइसेस रहते हैं। पहला होता है रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा रिकॉल और चौथा है प्लेबिससिट। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रहती है उसमें क्या रहता है, लोग चुन के भेजते हैं अपने नेताओं को और फिर वो नेता जाके रूल करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में रहता है। तो इस टाइप की जो डेमोक्रेसी है वो भी 2 तरीके में हो सकती है, या तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या फिर प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल कौन सी होती है, जहाँ पे सुप्रीम कमांडर कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, और पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो ये बहुत बेसिक था और आपको पता भी होगा इसके बारे में। हमारा जो लास्ट टर्म है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि आप किसी भी जो रिलीजन है उसको सुप्रीम करके नहीं देख रहे हैं। जैसे कि इंडिया है वो हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, किसी भी जो धर्म है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को इक्वली देखा जाता है। जो टर्म है सेक्युलर, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1976 का, उससे ऐड किया गया था। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलता है 1974 में कि माना कि ये जो
सेकुलर स्टेट का एक वर्ड है वो बाद में ऐड किया गया, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें पहले से ही ये चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। जो आर्टिकल 25 से 28 है वो हमें प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जो सारा एक हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं कि भाई हम कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारा रिलीजन है वो किसी और को कोई बाधा डाले उनके रिलीजन को फॉलो करने में या फिर उनकी लाइफ को लीड करने में। तो बस आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं कि किसी और के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो खतरे में ना आए, आप अपने राइट्स को कैसे भी एक्सरसाइज कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है सर्वधर्म समभाव। जो टर्म है इसे कॉइन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये यही बताता है कि जो सारे रिलीजन है, जो भी सारे हमारे पाथ्स हैं, रिलीजियस पाथ, उनका डेस्टिनेशन एक ही है, सारी जगह इक्वलिटी ही है। अगर सही तरीके से देखें तो इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनली ऑब्जर्व किया गया था श्री रामकृष्ण और जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा, लेकिन पॉपुलराइज इसको किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनके जो रेफरेंसेस हैं वो हिंदू वेदास में भी मिलते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे साइटेशन दिए हैं गांधी जी ने कि भाई यहाँ पे भी यूज़ हुआ है ये चीज़ और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है कि सारे धर्म एक हैं और हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक एसेंस भी है पूरा, कि भाई हमें ना अगर एक वर्ड में बताना है हमारे डेमोक्रेसी को और या फिर हमारी कंट्री के कल्चर को, तो हम बोलते हैं कि सेकुलर कंट्री है हमारा। जो ना एक डाइवर्सिटी है हमारी उसको बहुत ज़्यादा चेरिश किया जाता है और बोला जाता है कि भाई इंडिया जैसा एक जो कंट्री है जिसको ये माना जाता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं कि ये पूरा देश ही टूट जाएगा एक कुछ सालों के बाद। बट इट डिडंट हैपन। हमने इतने अच्छे से उस चीज़ को अकोमोडेट किया और उन चीज़ों को इतने अच्छे से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट किया कि आज तक इंडिया है जो खड़ा हुआ है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा चेंज भी नहीं करने पड़े। हाँ, टाइम के साथ कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चेंज नहीं करना पड़ा और कंट्रीज़ की तरह। तो एक जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दिखता है कि हम इतनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पा रहे हैं एंड वी आर बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। अभी हम एक डेवलपिंग वाले देश में हैं एंड सून विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो एक जो पूरा वो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम उठ के आए हैं, क्या हमारा ओरिजिन रहा है, कितने स्ट्रगल्स हमने देखे एंड देन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसने पूरी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, इसी से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दैट। Then is don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. This was the first unit, and if you want more videos for this VAC, that is value addition course, तो इसका like target is 100. If you'll complete that then I'll upload more videos. So I'll meet you in the next video. Till then take care, stay happy.